नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11 कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई का पाठ, जिसमें हम भावार्थ देखेंगे, मतलब पूरे पाठ का अर्थ देखेंगे, पाठ किस पर आधारित है वो देखेंगे, और वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स विथ व्याकरण ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और पेपर में जितने टॉपिक आते हैं सारे व्याकरण। तो स्टार्ट करते हैं। समता की ओर, समता मतलब होता है समानता की ओर। मुकुटधर, क्या नाम है, मुकुटधर पांडे जी का इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश है। शीरीष ऋतु ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पति, जीव, वस्तुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चाँद तारों पर भी पड़ता है। यह ऋतु धनी वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जहाँ आनंददायी होती है, यहीं दीन दरिद्र जैसे सुविधा विहीन लोगों के लिए कष्टदायी हो जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह से ये पाठ है समानता का। आगे चलते हैं, हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, उसमें आपके पास पैसेज रहेंगे, मतलब पाठ रहेगा पोयम का। पंक्ति है, बीत गया हेमंत डैश डैश बार बार होते हैं। यहाँ तक के फिर अर्थ स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक के कभी कहते हैं शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है। अब शीरीष ऋतु का आगमन हो गया है, आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह क्रांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलता का छा गया है। ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, जिससे तालाब में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह। और कहते हैं कि दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी है। राजा के दंडों से राजा की प्रजा दुखी है। रात्रि के समय बहुत ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियारों जैसे जानवरों का बुरा हाल होता है। वे असहाय प्राणी चिल्ला कर सारी रात बिताते हैं। दूसरा पैराग्राफ, अधर्म रात्रि को घर से डैश डैश और न भाजी। आधी रात्रि को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। ठंड भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी
धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद की ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। पौ 12 होना मतलब लाभ का अवसर मिलना। सॉरी, अभी ये मुहावरा है, आगे अर्थ देखते हैं। धनी वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का आनंद लेते हैं। लेकिन गरीब और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। तीसरा पैराग्राफ, वे सुख से रंगीन डैश डैश नहीं क्या होगा। इसका अर्थ है धनी वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें और ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। धनी वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे। किसी के पेट भरने यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई को दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है। इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। ये है हमारे कविता का अर्थ। इसके बाद चलेंगे हम अगले पेज पर। यहाँ देखेंगे हम प्रश्न और उत्तर पद्यांश पर आधारित। यह है पद्यांश। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन न अवनी में कुछ टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में, बिल खाते अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान श्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। यह है पोयम। यह है शब्दार्थ। जैसे भ्रांत मतलब भ्राता, द्युतिहीन मतलब क्रांति रहित। ऐसे शब्दार्थ जिनका शब्दों का अर्थ न आए यहाँ से आप देख सकते हैं। निशा काल मतलब रात्रि के समय, निज मतलब अपने, श्वान मतलब कुत्ते, श्यार मतलब गीदड़, अन्यायी मतलब अत्याचारी, ताल मतलब तालाब, बिलखाना मतलब कष्ट पाना, पदम दल मतलब कमल दल, अवनी मतलब पृथ्वी, द्युतिहीन मतलब क्रांतिहीन बता ही दिया। इसके बाद हम चलेंगे कृति पर। कृति 1 है आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन।
प्रकृति में और धरती पर। अगला क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पद्यांश में आए एक फूल का नाम बताना है। श्वेत कमल आया है ना, श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाली हवा में मिली भाप, ओस, ओले। लंबे चौड़े प्राकृतिक गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसाती पानी जमा होता है। शिशिर ऋतु से पहले आने वाले ऋतु, हेमंत। तीसरा क्वेश्चन है, उचित जोड़ियां मिलाओ। प्रकृत, अवनी, पदमदल, अन्यायी, दूसरी ओर है ताल, द्युतिहीन, नृप, कुंचटिका, लोक। चौथा क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात में ये बार बार आते हैं, दो चीज़ें बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है, पद्यांश में इसकी इससे तुलना की गई है। पांचवा क्वेश्चन है, पद्यांश में आए ऋतुओं के नाम। पांचवें का दूसरा है, पद्यांश में आए पशुओं के नाम। उत्तर पे चलेंगे हम। ये देखो, शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन है। प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है? प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। और धरती पर क्या हुआ? धरती पर कुंचटिका छाई हुई है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, पद्यांश में आए एक फूल का नाम है कमल। दूसरा है, श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाले तुषार या बर्फ। लंबे चौड़े प्राकृतिक गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसात का पानी जमा होता है, ताल। शिशिर ऋतु से पहले आने वाली ऋतु, हेमंत। दूसरे पेज पे चलेंगे, तो जोड़ियां मिलाओ। प्रकृति द्युतिहीन है, अवनी कुंचटिका है, पदमदल ताल में है, अन्यायी नृप है। शिशिर ऋतु में रात में ये बार बार आते हैं, बार बार रोते हैं, श्वान और श्यार। पद्यांश में इससे तुलना की गई है तुषार की और अन्यायी नृप से। पद्यांश में आए ऋतुओं के नाम हैं हेमंत, शिशिर। पद्यांश में आए पशुओं के नाम श्वान, श्यार। अगला क्वेश्चन है, शब्द संपदा। लिंग पहचान कर लिखिए। नृप का पुल्लिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, अवनी स्त्रीलिंग है, निशा स्त्रीलिंग है। आगे फिर से हम लिखा हुआ भी दिखा देंगे। देखो यहाँ, नृप का पुल्लिंग, प्रकृति स्त्रीलिंग, अवनी स्त्रीलिंग और निशा स्त्रीलिंग। वचन परिवर्तन है, ऋतुएं, घर का घर ही रहेगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों के लिए इस पद्यांश में प्रयुक्त विलोमार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। अन्यायी, न्यायी, सुख, दुख। पद्यांश में आए अवनी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अवनी मतलब धरती, न्यायी का अन्यायी हो गया, सुख का दुख हो गया। सोमत देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ देखना है, जो हम आगे देख के आ चुके हैं। फिर भी यहाँ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह क्रांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है। ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है। इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं, यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी ने निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी रहती है। दूसरा पैराग्राफ, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को
को आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद के पंडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती सूखी रोटी और न भाजी। यह है पैराग्राफ। शब्दार्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अर्धरात्रि मतलब आधी रात, आंगन मतलब घर के अंदर खुला छोड़ा भाग, लख मतलब देख, निपट मतलब बिल्कुल, मलिन मतलब धुंधले, पांडुवर्ण मतलब पीलापन लिए हुए रंग का, मौज मतलब मज़ा, पौबारे मतलब पौ बारह लाभ का अवसर मिलना, दीन मतलब गरीब, मत्थे मतलब यहाँ या जिम में। प्रश्न उत्तर देखेंगे। कृति 1 आकलन, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात्रि के समय इनका रूप, तारों का, चंद्रमा का, दोनों का बताना है। शिशिर ऋतु के चांद और तारों की तुलना की गई है, किससे वो बताना है। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। रात के एक हिस्से का नाम, रात के भीतर घर के भीतर खुला छोड़े गए भाग का नाम आंगन, देखने का अर्थ में आया हुआ शब्द लख, सौर मंडल के एक उपग्रह का नाम पृथ्वी, सूर्य, और चलते हैं और इसको जोड़िए मिलाना है। शून्य गगन, मलिन, पांडुरंग, धनी वर्ग, तारे, अर्धरात्रि, पौ बारह, चांद, ये सबको मैच करना है। अगला क्वेश्चन है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए धनी और दरिद्र के। अगला है पद्यांश में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ, क्या क्या खाद्य पदार्थ आए हैं वो बताने हैं। आंसर देखते हैं। शिशिर ऋतु में रात्रि के समय इनका रूप, तारों का एकदम मटमैला, चंद्रमा का सफ़ेद पीले पांडुरंग का। शिशिर ऋतु के चांद और तारों की तुलना की गई है, किससे की गई, किसी राज्य पर आए संकट से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है रात के एक हिस्से का नाम अर्धरात्रि, घर के भीतर जो खुला हुआ भाग है आंगन, देखने का अर्थ में आया हुआ लख, सौर मंडल के एक ग्रह का नाम चंद्रमा, शून्य गगन अर्धरात्रि, पांडुरंग चांद, तारे मलिन, पौबारा धनी वर्ग। रात धनी व्यक्ति का है, रात दिन मौज आनंद ही आनंद, और गरीबों का क्या है, दिन हिन का शिशिर ऋतु के सारे दुख। धनी का है हलवा पूड़ी दूध मलाई का भोजन, और दिनहीन का सूखी रोटी और भाजी का भी अभाव। अगला क्वेश्चन, पद्यांश में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ, हलवा पूड़ी, दूध मलाई, रोटी, भाजी। शब्द संपदा, पद्यांश से दो शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। रोटी, रोटियां, दुसाले, दुसाला। उत्तर देखेंगे। देखो, रात दिन, दूध मलाई, रोटी रोटियां और दुसाले दुसाला। सरल अर्थ है पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद की है आनंद, वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गरीब को और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। धनी वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीब और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। अगला पैराग्राफ है, पेज नंबर 97 का है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े, साल दुसाले से लेकर के धनी का अधिकार नहीं क्या होगा। शब्दार्थ यहाँ से देखेंगे।
कंपित मतलब कांपने वाले, पाले मतलब पाला बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम आते हैं। पूरित मतलब पूरी, पूर्णतः, परिपूर्ण। सुघर मतलब सुंदर, वासी मतलब रहने वाले, उदर मतलब पेट, उपकार मतलब हित भलाई। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कृति नंबर 1 जीवन शैली अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी का और दीन दरिद्र का, भाई भाई का रिश्ता क्या है इन दोनों में, किनमें, दरिद्र और गरीब और अमीर कह सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहले उन्हें कभी इसकी चिंता नहीं सताती थी। यह उनका माता की तरह भरण पोषण करती थी। पृथ्वी भी आगे चलेंगे। देखो आंसर। धनी व्यक्ति वे रंगीन कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं और ये क्या करते हैं, ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। और दिनहीन क्या करते हैं, इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहां हमेशा उदासी छाई रहती है। अगले क्वेश्चन का आंसर। भाई भाई का रिश्ता है इन दोनों में, धनवानों में और दीन दरिद्रों में। पहले इन्हें इसकी चिंता नहीं रहती थी उदर की, यह इनका माता की तरह सेवा करती थी। पृथ्वी शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। उदर पेट, माता माँ। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द। सुख दुख, उपकार अपकार। यहाँ आंसर है, यहाँ आप रिटर्न भी देख सकते हैं। सरल अर्थ देखेंगे। पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों के सरल कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में कोई भाई भाई का नाता होता है। भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने का भावना होनी चाहिए। आगे संपूर्ण पाठ पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तालिका पूर्ण कीजिए। ऋतु और अंग्रेजी माह, हिंदी माह। वसंत आता है मार्च अप्रैल में और हिंदी का महीना होगा चैत्र वैशाख। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, मई जून में आती है, ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, श्रावण भाद्र में। शरद सितंबर अक्टूबर में। अश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु आती है नवंबर दिसंबर में, मार्गशीर्ष पौष में। और शिशिर ऋतु आती है जनवरी फरवरी और माघ फागुन में। ये हैं हमारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं। और कौन सी किस महीने में आती है, हिंदी का महीना क्या होता है, अंग्रेजी का महीना क्या होता है, यह मालूम होना चाहिए। आगे चलेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद पहचान कर लिखिए। वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते थे। तो ताजी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है वे कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ये देखेंगे। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रात दिन और उधर। वह रात दिन गरीबों की सेवा में लगा रहता है। विविध उधर मत जाओ, विविध उधर मत जाओ। संधि देखेंगे। सदैव का संधि विच्छेद करना है और संधि भेद लिखना है। तो क्या हो जाएगा, निधन रज, दूसरा शब्द है निधन रज का शब्द बनाना है और भेद लिखना है। संधि विच्छेद है। सदैव का हो जाएगा सदाधन एव स्वर संधि और निधन रज का हो जाएगा नीरज विसर्ग संधि। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है सहायक क्रिया पहचानना। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ये अब वह अपने नए मकान में रहने लगा है। लगा क्या करना है, क्रियाएं पहचानना है। लगा। और वे साल दुसाले ओढ़े रहते हैं। तो लगा और हैं सहायक क्रिया है, मूल क्रिया है लगना होना।
अगला, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। तो गिरना, खाना। गिरना का होगा गिराना, गिरवाना। खाना का होगा खिलाना, खिलवाना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जो बताया लिखा हुआ चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिए। क्रिया का मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पौ 12 होना, नाच नचाना। तो पौ 12 होना, लाभ का अवसर मिलना। IAS परीक्षा में यदि वह लड़का पास हो गया तो उसके पौ 12 हो जाएंगे। दूसरा, नाच नचाना, खूब परेशान करना ना। वह शैतान लड़का अपनी माँ को रात दिन नाच नचाता रहता है। अगला क्वेश्चन, अधोरेखांकित वाक्यों के लिए कोष्ठक में से दिए उचित मुहावरों का चयन करके उनके सामने लिखना है। वाक्य फिर से लिखना है। मुहावरे हैं जाल बिछाना, राह देखना, भनक पड़ना। तीन में से हमें 2 यूज करने हैं। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। तो क्या होगा आंसर देखो, जाल बिछा दिया। और दूसरा है बोर्ड की परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। इसका क्या होगा, राह देखने लगे। प्रतीक्षा करने लगे, राह देखने लगे। कारक देखेंगे, भेद। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। चंद्रमा ने पांडु वर्ण पाया। ने क्या हो जाएगा, चंद्रमा ने कर्ता कारक। वे सुख से अपने घरों में रहते हैं, सुख से करण कारक। लास्ट पेज है, विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। क्रिकेट खिलाड़ी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे। उत्तर है वाह। वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। आपने तो कमाल कर दिया, पूर्ण विराम। दूसरा, क्रिकेट खिलाड़ी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, कॉमा, इसके बाद क्या कहा उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे, डबल इन्वर्टेड कामा, जो हिंदी में कहते हैं दोहरा अवतरण। काल परिवर्तन, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे सुंदर मकानों में रहते हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान काल में बनाना है। इनके बदन पर नित पाले गिरते हैं, इसे बनाना है सामान्य भविष्य काल में। तो आंसर देखो, वे सुंदर मकानों में रह रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल हो गया। इनके बदन पर नित पाले गिरेंगे, सामान्य भविष्यकाल हो गया। वाक्य का भेद देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचानिए। रात के समय लोग अपने घरों में सो जाते हैं। हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करना है। उन्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है, निषेधार्थक बनाना है। उन्हें ठंड भरे मौसम में आकाश के तारे धुंधले से दिखाई देते हैं, इसे प्रश्नार्थक बनाना है। तो यहाँ देखो, उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है। और दूसरा वाक्य क्या, ठंड भरे मौसम में आकाश के तारे धुंधले दिखाई देते हैं, प्रश्न बन गया। तीसरा 11वां क्वेश्चन है। ऐसे ही हर पेपर में 11 क्वेश्चन आते हैं व्याकरण के, जो 2 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, बाकी सब 1-1 मार्क्स के। तो उसी तरह से पाठ के पीछे हमने सब लगभग सभी पाठों में व्याकरण दिया है, जो आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके काम का है, परीक्षा के लिए उपयोगी है अगर आप पढ़ लेंगे तो। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहले प्रकृति हमारे माता के समान थी, उनके बदन पर पाला गिरते हैं।
तो क्या करना है, शुद्ध करना है वाक्य को। देखो पहले को देखो, पहले प्रकृत कैसे लिखा है वो देखिए, यहाँ सही है, ऐसे लिखा जाता है प्रकृत। हमारी, हमारे लिखा है, प्रकृत स्त्रीलिंग है तो हमारी लिखेंगे। माता के समान है, दूसरा है इनकी बदन पर नहीं इनके बदन पर रहेगा, बदन पर। गिरती नहीं गिरता है, हो गया। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन। विश्व बंधु वर्तमान युग की मांग, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है, जो आपको पाठ्य पुस्तक के 98 पेज नंबर पे मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। इस निबंध के लिए नवनीत ये भी देख सकते हैं, जो नाम यहाँ दिया गया है, कक्षा 10वीं की यह पुस्तक। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।